Hello everyone, this is Gautam Singh from Ambika Physics Class YouTube channel. Welcome all of you on this YouTube channel platform. तो बेटा आज के क्लास में मैं मास्टरिंग द फंडामेंटल फिजिक्स क्लास 12th का ये थर्ड लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इसमें बेटा जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से देख रहे हैं, प्रीवियस 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, जिसमें एक क्लास इंट्रोडक्शन बताया हूँ और सेकेंड क्लास में सेकेंड लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्जेज के बेसिक को मैं समझाया हूँ और उसमें हम लोग मेथड ऑफ चार्जेज कंप्लीट किए थे। तो आज के क्लास में पहले बता दूं बेटा जो है क्या क्या पढ़ना है। आप में से जो नए हो, पहली बार जो इस चैनल पर जुड़े हो, तो बेटा यदि आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और चाह रहे हो फिजिक्स को एकदम फंडामेंटल से समझना और आपकी इस तरह की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्ट्रेटजी डेवलप हो जाए, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए कि आप जो है 12th बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को, जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ, मैं उस तरह का एकदम फंडामेंटल से आपको समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पेन एंड पेपर है, आप वाटर बोतल लेके साथ में बैठो और अच्छे से वीडियो को वॉच करो। जस्ट लाइक लगे कि आपके सामने गौतम सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो। बेटा किसी भी काम करने के लिए डेडिकेशन चाहिए और आप यदि उस डेडिकेशन के साथ मेरे साथ जुड़ो तो मैं वादा करता हूं कि आपको फिर से फिजिक्स जो है कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए जो है सफिशिएंट रहेगा और इस क्लास से आप 11th 12th हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट। तो चलिए बेटा, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं आज क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं। बेटा देखो, प्रीवियस क्लास में तो मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ चुके थे। तो प्रीवियस क्लास में आपको हम बताए थे, 1 मिनट थोड़ा मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। चलिए ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस किए थे। देखो बेटा आज के क्लास में मैं क्या कवर करूंगा। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप आज समझा दूंगा कि इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। और इसमें भी बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ना है आपको। गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ना है। और इसके बाद बेटा जो सेकेंड टॉपिक होगा आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ेंगे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, इसको पढ़ना है। आफ्टर दैट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या, ये पढ़ना है चार्ज डेंसिटी। और बेटा इस चार्ज डेंसिटी में आज तीनों टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर। उसके बाद बेटा पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों को बेटा 1 by 1 करके अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा जो है। तो आज का जो लेक्चर होगा ये कवर करेगा जो है। तो आप पेन एंड पेपर ले करके बैठो। इसके साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उस क्वेश्चन को मैं पहले आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब बताना, तो फिर मैं उसका आंसर समझाऊंगा। बोलो क्या सब कुछ एज इट इज अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? मेरी जो है ना ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं है? कोई लाइव हो तो एक बार जो है ना देखना और चैट करना, बताना। चलिए आज के जो टॉपिक होंगे, आज का जो टॉपिक कवर्ड करेगा आज का लेक्चर,
उसमें ये 3 चीज़ें आज पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोस्कोप, सेकेंड पढ़ना है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज एंड थर्ड पढ़ना है चार्ज डेंसिटी जो है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और सबसे फर्स्ट समझाता हूँ आपको बेटा ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। ये सबसे 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, थोड़ा पेज सेटअप कर लेने दो बेटा। चलो तो देखो आज के क्लास में सबसे फर्स्ट मैं आज के क्लास में आपको पढ़ाऊंगा सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप। देखो चलो ये आ गया, तो ये सबसे फर्स्ट पढ़ना है आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो बेटा ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इसको समझना होगा। अब ये बताओ यदि तुम्हारे पास एक इस तरह की रड दे दी जाए, नहीं इस रड का नाम हम रख देते हैं ए, और एक दूसरी रड ये दे दी जाए और इस रड का नाम हम रख देते हैं बी। अब आपको पता करना हो कि रड ए चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, या रड बी चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। यदि रड ए में चार्ज है तो कौन सी नेचर की चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी। मीन्स हम किसी भी बॉडी में चार्ज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कोई बॉडी चार्ज है या चार्ज नहीं है केवल क्या देख करके पता चलेगा, कभी नहीं। अब समझ में आ रहा है ना बेटा, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किसी भी बॉडी के चार्ज को डिटेक्ट करने में। कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है इसका पता लगाने में जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप पढ़े हो, आप टेलीस्कोप पढ़े हो, उसी तरह से यह है इलेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मीन्स जो है टीनी पार्टिकल्स को देखने वाला डिवाइस, टेलीस्कोप मीन्स फार डिस्टेंस सिचुएटेड ऑब्जेक्ट को देखने वाला डिवाइस। उसी तरह से देखो इलेक्ट्रोस्कोप मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस होगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, इलेक्ट्रोस्कोप एक वह डिवाइस है जिसके जो हेल्प से हम किसी भी बॉडी में चार्ज के प्रेजेंस को पता लगाते हैं कि किसी भी बॉडी में चार्ज है या चार्ज नहीं है। यदि चार्ज है तो चार्ज का नेचर क्या होगा इसका पता लगाने वाला जो डिवाइस होता है उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रोस्कोप में एक कंडक्टिंग रड होती है और उसके बॉटम में जो 2 लीव्स लगी हुई होती है, एकदम पन्नी के तरह जो एकदम पतला थीन फॉइल होता है, और वह गोल्ड की होती है। गोल्ड की क्यों होती है, गोल्ड मेलिएबल होता है, गोल्ड लचीला होता है, तो इसलिए इसको जो है ना कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और भी एल्युमिनियम भी यूज किया जा सकता है, और भी जो है ना हम मेटल्स यूज करते हैं, बट जो है गोल्ड जो है क्या होते हैं ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, इसलिए हम जो है ना इलेक्ट्रोस्कोप में सबसे अच्छा गोल्ड मेटल का लीव्स यूज करते हैं। तो चलिए आइए पहले आपको मैं डिफाइन करा, ये आप पहले डेफिनेशन नोट कर लो बेटा। इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी एंड आल्सो यूज टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज। बोलो क्या क्लियर है, यह क्या करती है, यह एक डिवाइस है जो यूज होती है, जिसका यूज होता है डिटेक्ट करने में, क्या, चार्ज को डिटेक्ट करने में, एंड जो है ना नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के नेचर को डिटेक्ट करने में इसका यूज होता है। अब देखो हम आपको बताते हैं कि इसका जो है ना यह डिवाइस होता कैसा है। यह डिवाइस कैसा होता है तो कुछ इस तरह से देखो बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब आपको पता चल रहा है कि ये एक ट्रांसपेरेंट जार है, ये जो है ग्लास का एक जार है, और यहाँ एक जो है देखो ये ब्रास जो है एक मेटल डिस्क दिख रही है, जिस मेटल डिस्क से एक मेटालिक रड पास हो रही है,
और इस मेटेलिक रड के बॉटम में 2 लिप्स है, यही गोल्ड लिप्स है। ये 2 लिप्स जो दिख रही है ना, यही दोनों लिप्स क्या है, गोल्ड लिप्स है। और इस जो है ना जार का जो इस जार को एक कॉर्क के हेल्प से क्लोज कर रखा जाता है। तो ये शेप है जो है किसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब मान लेते हैं ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे यूज होती है, कैसे किसी बॉडी पर जो चार्ज का पता लगाता है, तो इसको मैं समझाता हूँ। उसके लिए चलिए आइए मैं आपको एक फिगर और दिखाता हूँ। चलिए देखिए तो क्या एक फिगर आपको और दिखाई दे रहा है। अब देखो यही है, यहाँ जो है हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब होता ये है कि जैसे ही हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी को या किसी अदर बॉडी को हम इस मेटल जो है ना डिस्क के नियर या ये मेटेलिक नॉब के नियर लाते हैं, सपोज इस रड में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और सबके सब इलेक्ट्रॉन आकर के इसके बॉटम में आ जाएगा। मीन्स यहाँ यदि किसी पॉजिटिवली चार्ज रड को लाई जाएगी, ये सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है इस रड में, तो ये क्या करेगा, ये तो मेटल का है ना, तो मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लिप्स भी गोल्ड लिप्स है, इसमें भी सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रड के थ्रू कहाँ आकर जो है ना एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस डिस्क पर या इस नोब पर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चली गई, तो यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो यह लिप्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इस लिप में भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। जिस कारण से बोलो प्लस प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, अब इस लिप में भी पॉजिटिव चार्ज, इस लिप में भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस कारण से यह लिप डाइवर्ज होगा। यदि लिप्स डाइवर्ज होता है तो हम कहेंगे इस बॉडी में चार्ज है, यदि लिप डाइवर्ज नहीं होता है तो हम कहेंगे यह बॉडी क्या है, न्यूट्रल है या अनचार्ज्ड है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी के चार्ज के प्रेजेंस को हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पता कर सकते हैं जो है। आओ बेटा इसको और भी तुम इस तरह से समझ सकते हो, इसको हम एक और फिगर से आपको दिखाएं, जैसे अभी बना के दिखा रहे थे। ये चार्ज रड है, जैसे ही इसको डिस्क के नियर लाई जाती है तो गोल्ड लिप से इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होकर के डिस्क के पास चली जाती है, और यह जो है डिस्क क्या होती है, तो इक्वली चार्ज हो जाती है, जिसके कारण डिस्क क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो यहाँ कहा जाता है रड क्या होता है, चार्ज होता है। यदि रड पर चार्ज नहीं रहता तो यहाँ लिप्स में कोई हरकत नहीं होता, मीन्स ये लिप्स डाइवर्ज नहीं होता। अब देखो जितना अधिक चार्ज होगा इस बॉडी में, ये लिप्स उतना ही अधिक डाइवर्ज होगा। तो यहाँ अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, वह मेजर करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करता है। जितना अधिक बॉडी में चार्ज होगी, यहाँ लिप्स में डाइवर्जेंस उतना ही अधिक होगा जो है। तो यहाँ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ही अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करता है। अब तो बात ये होगी। अब देखो अब होता है कि नेचर कैसे पता चलता है। तो नेचर कैसे पता चलता है, तो पहले से एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है जो ऑलरेडी चार्ज होता है। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। यदि हम पॉजिटिवली चार्ज जो है बॉडी को लाएंगे तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो यहाँ चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा। तो यदि डाइवर्ज होगा तो बोलेंगे यह पॉजिटिवली चार्ज है। यदि ये नेगेटिवली चार्ज होता तब क्या होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, रिपेल होता, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आता, इसका पॉजिटिव चार्ज घटता। पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यह सिकुड़ेगा, और इस तरह से हम कहते हैं इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है किसी भी बॉडी में प्रेजेंस चार्ज को डिटेक्ट करने में या चार्ज के नेचर का पता लगाने में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आप इसका एक नोट्स अच्छे से तैयार कर लो। देखो मैं एक बार बोल देता हूँ,
It is a device used to detect the electric charge of a body and also used to detect the nature of the charge. फिर कोई तीनों में से कोई एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना, नहीं तीनों में से तुम कोई एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना जो तुमको इजी लगता हो. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रड विथ अ ब्रास डिस्क एट द टॉप and at the bottom there are two thin gold leaves in the form of foils. The charges move from the disc to the leaves through the rod जो है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया. आप इस 3 डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम तुम ड्रॉ कर लो, ये बीच वाला डायग्राम को तुम अच्छे से ड्रॉ कर लो. बाकी इस चीज़ें को इस तरह से आप लिख लीजिए और कुछ नहीं. ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो चार्ज को डायरेक्ट करने वाला डिवाइस होता है. और हम लोग बढ़ते हैं आगे. इस पर कुछ क्वेश्चन बेटा आपसे पहले पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन का जवाब देना. देखो इस पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा. तो देखो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तुम जवाब देना. हम लोग 10 क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं. आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चल रहे हैं. इसमें है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया जाता है किस लिए? ओनली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. बी में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एज वेल एज इट्स नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड सी में देखो बेटा टू मेजर द सरफेस चार्ज डेंसिटी. एंड डी में है टू मेजर करेंट. जल्दी से क्विकली इसका जवाब देना, क्विकली जवाब दो. एकदम बिल्कुल पढ़िए तो एकदम से ध्यानपूर्वक. जो चीज़ें बताई जाए उस पर मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका जवाब भी देना. बिल्कुल सही, तुम लोग सही जवाब दे रहे हो. ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है यह चार्ज के प्रेजेंस को जो है ये डिटेक्ट करता ही है, साथ साथ उसके नेचर को भी बताता है, उसके नेचर को भी बताता है. इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं बेटा. इस बार सोच समझ के तुम जवाब देना. क्या बोलो, तैयार हो ना? एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए फिर से बोर्ड पर. आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए. व्हाई इज गोल्ड इज यूज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड का यूज क्यों करते हैं? गोल्ड इज इजली अवेलेबल इन नेचर. गोल्ड इज कंडक्टिंग इन नेचर. गोल्ड इज मैलिएबल. एंड डी में गोल्ड इज चीप. जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा. देखो इसका सही ऑप्शन जो है, आप जल्दी से पहले खुद से सोचिए, क्वेश्चन पढ़िए और खुद से आंसर समझिए, सोचिए फिर जवाब देना. गोल्ड जो होता है बेटा वह मेलिएबल होता है. मीन्स गोल्ड को पीट कर उसकी जो है ना एकदम थीन फॉइल बनाई जा सकती है, एकदम पन्नी की तरह पतला परत बना सकते हैं हम गोल्ड का. और यही प्रॉपर्टीज होने के कारण गोल्ड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप में लीव्स के रूप में. इसलिए इसका जो सही जवाब होगा बेटा कौन सा? वो सी नंबर होगा. गोल्ड इज मैलिएबल. इसको पीट कर इसका थीन फॉइल मीन्स पन्नी के तरह इसको पतला बनाया जा सकता है. तो चलिए एक क्वेश्चन और बेटा, एक क्वेश्चन का जवाब देना, फिर मैं आगे जो है ना स्टार्ट करूँगा. ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा और इसका जवाब देना. इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए. द अट्रैक्शन इज द रियल प्रूफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज्ड. ट्रू और फॉल्स दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है. सोच समझ के जवाब देना बेटा. देखो इसमें आपको हम बता दें, यदि ये क्या हो जाए, यदि ये कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज है. या इसको हम ऐसा बता दें, ये एक चार्ज्ड स्फीयर है, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. अब बताओ बेटा, यदि एक ये स्फीयर मेरा ए है, इसके नियर यदि हम एक स्फीयर दूसरा लाते हैं, इस स्फीयर को स्फीयर बी के हैं
और इस पर नेगेटिव चार्ज हो, यदि इस पर नेगेटिव चार्ज बोलो तो स्फीयर ए स्फीयर बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, श्योर इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यदि आपसे पूछा जाए ये जो स्फीयर ए है इस पर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। स्फीयर ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसके नियर बाय एक मेटेलिक स्फीयर को हम लाते हैं, एक मेटल स्फीयर को लाते हैं जो क्या है, न्यूट्रल है, जीरो है। जैसे ही हम किसी मेटेलिक स्फीयर को लाते हैं तो यहाँ आप पढ़े थे ना इंडक्शन, इंडक्शन के कारण क्या होता है, इसके फ्रंट फेस में नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड हो जाता है जबकि बैक फेस में पॉजिटिव चार्ज अपीयर्ड हो जाता है। अब देखो प्लस और माइनस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस और माइनस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मीन्स हम कह सकते हैं ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी एंड आल्सो न्यूट्रल मेटालिक बॉडी। मीन्स अट्रैक्शन दो के बीच हो सकता है, एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल मेटालिक बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और एक अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। मीन्स अट्रैक्शन से ये पता नहीं चलता है कि सही में यह चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। लेकिन यदि यहाँ ऐसा हो जाए, सपोज एक ये बॉडी है, हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं इसको, सपोज एक ये क्या है, ये D है और ये क्या है, E है। यदि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा हो, दोनों के बीच क्या होता हो, रिपल्सन, दोनों के बीच रिपल्सन होता हो, तब हम कह सकते हैं श्योर दोनों पर क्या है, सिमिलर चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज होगा। या तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा या दोनों नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं सिमिलर चार्जेज के बीच रिपल्सन होता है। तो इसलिए कहा जाता है रिपल्सन इज द surest test of electrification. Repulsion is the surest test of electrification. तो ये बेटा याद रखिए, अट्रैक्शन से चार्जिंग का जो है चार्ज होने का प्रूफ नहीं मिलता है, या ये जो है ना उसको कंफर्म नहीं करता है, तो हम कहेंगे द अट्रैक्शन इज द रियल प्रूफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज। तो नहीं, ये फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यदि रहता रिपल्सन इज द रियल प्रूफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज, तब बोलते ट्रू, ये ट्रू होता। तो मीन्स रिपल्सन जो है रियल प्रूफ है चार्ज का, अट्रैक्शन से रियल प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि अट्रैक्शन क्या होता है, अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी करती है कोई चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल मेटालिक बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। बट रिपल्सन ऑलवेज क्या होता है, सिमिलर चार्जेज के बीच होता है। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसका जवाब होगा बेटा कौन सा, बी नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आते हैं जो काम की चीज़ है। देखो यहाँ से बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम अपियर करो वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, नीट में क्वेश्चन इससे मिलेगा, तुम जेई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो है। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना जो है, ये टॉपिक आपको समझना होगा, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, ये समझना होगा आपको जो है। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना, तो सिमिलर चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्ज को नियर बाय रखेंगे तो रिपेल करेगा, टू नेगेटिव चार्ज को नियर बाय रखेंगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा। बट अपोजिटली चार्ज को रखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। या इसमें क्या देखेंगे, चार्ज ऑलवेज मास के साथ जो है एसोसिएट होता है, चार्ज मास के साथ होगा, विदाउट मास चार्ज हो ही नहीं सकता, बट मास विदाउट चार्ज हो सकता है। ये भी इसका एक बेसिक प्रॉपर्टीज है। चार्ज क्या होती है, एडिटिविटी होती है, चार्ज को हम
ऐड कर सकते हैं। यह जो है ना अलजेब्रिक जो है एडिशन रूल फॉलो करती है। चार्ज कंजर्व होती है, चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आइए सबको हम अच्छे से वन बाय वन करके इस प्रॉपर्टीज को आपको बताता हूँ। फिर बेटा अच्छे से ध्यानपूर्वक आप थ्योरी को समझना, इस पर क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन का जवाब देना। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग थ्योरी की ओर। और देखो प्रॉपर्टीज में यहाँ 6-7 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन करके ईच प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करना। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो बेटा, ये क्या है, यदि प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। माइनस माइनस चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट प्लस माइनस चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नहीं, प्लस प्लस चार्ज, लड़का लड़का में शादी हो सकती है क्या, नहीं। लड़की लड़की शादी कर सकती है क्या, नहीं। बट एक लड़का एक लड़की हो तो वहाँ जो है ना शादी पॉसिबल है। तो अब जैसे भी आपको याद रखना है, तो सिमिलर चार्जेज के बीच, लाइक चार्जेज के बीच रिपल्सन होता है, जबकि अनलाइक चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो बेटा इसको आप इस तरह से लिख लो। तो ये क्या है, देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेज एंड अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, आप इसको समझिए। जो है क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो मैं अब आपको दूसरा प्रॉपर्टीज बताता हूं, इसको याद रखना, कुछ इजी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये याद रखिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ में होगा। जहां धुआं देखो वहां आग होगी ही होगी, बोलो क्या हो ना, कन्फर्म। जहां धुआं होगी वहां आग होगी ही होगी। जो है तो धुआं देख करके हम आग का अनुमान लगा लेते हैं। उसी तरह से जहां भी चार्ज होगा वहां मास श्योर होगा। बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो तुम ऐसे कह सकते हो दैट इज चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास का तो चार्ज का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, नहीं, बट मास बिना चार्ज का हो सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज, क्या बोलो मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टीज समझाऊं ना। चलिए ऐसा करो बेटा, आप वीडियो को पॉज करो और इसका एक नोट्स बना लो। इसको एकदम फंडामेंटल मत सोचो, इसका एकदम नोट्स बनाओ। हम आते हैं आपके फिर उस एडवांस लेक्चर को लेके भी। जो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका नोट्स बनाइए। चलिए अब हम चलते हैं बेटा इसके थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर। थर्ड प्रॉपर्टीज को आप गौर से पढ़ना, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उस दोनों से। यहाँ इसको हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज का मीनिंग समझना। जैसे देखो यहाँ एक कप हम क्या दिखा लेते हैं, ये एक कप कॉफी, दो मित्र है। यहाँ एक कहानी बताएंगे बेटा। दो मित्र है, दोनों तीसरे मित्र के यहाँ घूमने गया। नहीं, दो मित्र है किसी फेस्टिवल पर किसी तीसरे फ्रेंड्स के यहाँ घूमने गया, और वहाँ उसको ऑफर होता है, ठंड का मौसम है, उसको ऑफर होता है कॉफ़ी। तो एक है ये कॉफ़ी, दोनों को कॉफ़ी ऑफर होती है, और एक की कॉफ़ी या चाय जो भी बोलो, एक की कॉफ़ी कितनी डिग्री सेल्सियस वाली है, तो 80 डिग्री सेल्सियस वाली, ये तो हॉट हो गई। और एक की जो कॉफ़ी है वह कितनी डिग्री सेल्सियस वाली है, तो ये है 40 डिग्री सेल्सियस वाली। अब देखो ठंड का महीना है, और उस समय यदि दो फ्रेंड्स कहीं तीसरे फ्रेंड्स के यहाँ विजिट करता है और दोनों को कॉफ़ी ऑफर होता है, और बैड लक क्या रहता है, एक को तो गर्म कॉफ़ी मिल जाता है, हॉट कॉफ़ी, और एक को मिल जाता है कोल्ड कॉफ़ी, मीन्स थोड़ा ठंडा, 40 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हो। तो अब ये तो फिजिक्स का स्टूडेंट है, अब दोनों क्या दिमाग लगाता है, कहता है अरे भाई ऐसा करो, हम तो गहरे मित्र हैं, तो हम लोग चीज़ें को मिल बांट के ही खाते पीते हैं। तो दोनों क्या करेगा कि बोलेगा कि भैया एक गिलास दे दो, इस तरह की नाइंसाफ़ी किए हो, हम लोग उसका जो है ना सुधार कर लेते हैं। तो ये गिलास मंगवाता है और दोनों कप को इसमें पोर कर देता है, दोनों को पोर कर देता है। मीन्स एक हो गया 80 डिग्री सेल्सियस और एक हो गया 40 डिग्री सेल्सियस।
बता दो तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। अब तो आपको पता है यदि इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर ऐड होगा 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। बोलेगा सर ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपोराइज हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो यहाँ से कॉफ़ी जो वेपोराइज हो करके उड़ जाएगा, कुछ पीने के लिए बचेगा ही नहीं। तो यहाँ से आपको समझना बेटा, ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है, बट यह क्या होता है, एडिटिविटी नहीं होता है। इसका जो है एडिशन हम नहीं कर सकते हैं, इसका अलग मैथ्स है, उसको 11th की क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। जो है जो मिक्सर होगा, मिक्सर का टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा था कि एग्जाम्पल में कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है, जैसा एग्जाम्पल में हम टेम्परेचर दिखा रहे थे, उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से मान लीजिए एक पैकेट है, इस पैकेट में 3 पार्टिकल्स हैं, एक है ये, एक है ये, एक है ये। अब इस पार्टिकल्स में सपोज 4 कूलम चार्ज है, इस पार्टिकल्स के पास -2 कूलम चार्ज है और इस पार्टिकल्स के पास +3 कूलम चार्ज है। तो यदि इस पैकेट का, इस बंडल का टोटल चार्ज आपसे पूछ दे तो हम क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल चार्जेज है उसका अलजेब्रिक सम कर लेंगे। इसका अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो ये क्या देगा, टोटल चार्ज देगा। तो कैसे करेंगे, तो ये तो इजी है, याद रखना है चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है और चार्ज जीरो भी होता है, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जीरो होता है। तो यहाँ जैसे इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, उसी तरह से इंटीजर के तरह हम चार्ज को ऐड करते हैं। तो चार्ज का एडिशन जब भी हम करेंगे साथ में इसके साइन को जरूर मेंशन करेंगे ये। और देखो तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा, +5 कूलम हो जाएगा, ये आंसर होगा, जो ये आंसर होगा। तो चार्ज जो है अलजेब्रिक एडिशन लॉ को फॉलो करती है, बट जो है एडिशन में साइन को जरूर मेंशन करते हैं, इसे ही कही जाती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आइए आपको और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता क्या है। अब देखो, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेज। ऐसे नहीं समझ में आया बेटा, ऐसे समझो। सपोज ये कोई डब्बा है और इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये जो सिस्टम है, ये डब्बा है, सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स डब्बा ऑफ चार्ज। तो इसका जब हम टोटल चार्ज लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर, तो अब बताओ तो क्या होगा, Q इक्वल सिग्मा Q मीन्स टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम। और कैसे हम समेशन करते हैं, फर्स्ट चार्ज देखो Q1 है तो Q1, सेकेंड चार्ज Q2 है तो Q2, ये प्लस है तो प्लस साइन दिए, Q3 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस रखे हैं, Q4 का साइन माइनस है तो माइनस रखे हैं, Q5 या Qn का साइन प्लस होगा तो प्लस रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, चार्ज जो है वह अलजेब्रिक लॉ फॉलो करती है, समेशन वाला जो है। इन एडिशन चार्ज आर टेकन टू बी विथ साइन, ये भी याद रखना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पर एक नोट्स लिख लो बेटा, पहले वीडियो पॉज कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, जो है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, फोर्थ प्रॉपर्टीज, फोर्थ की ओर चलें। ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा इसमें फोर्थ प्रॉपर्टीज में हम देखें तो इसमें बेटा तुम 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ इस पर। इस फोर्थ प्रॉपर्टीज को तुम वीवीआई कर लेना, इसमें स्टार लगा लेना, इसमें स्टार लगा लेना, ये बार बार पूछा जाता है। कभी पूछ देगा जो है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कभी पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कभी पूछेगा राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी भी तरह से पूछा जाए, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझते हैं। पहले ये बता दो, हम जो यूज करते हैं करेंसी, इसका समझ है ना आपको,
हम जो यूज करते हैं करेंसी, हम जो रुपया पैसा जो है ना यूज करते हैं, तो क्या हम घर में छापते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो रुपया होता है वह खुद ना तो हम क्रिएट करते हैं, ना तो प्रिंट करते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या उसको जो है चीर फाड़ फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं? नहीं। तो जिस तरह से हमारी करेंसी ना तो हमारे द्वारा क्रिएट होती है, ना ही हमारे द्वारा वो डिस्ट्रॉय होती है, वह जो है ना किसके अंडर होता है? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वो उसको मॉनिटरिंग करती है। तो अभी उस पर मत जाइए, केवल हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका पर्स मनी ना तो क्रिएट हो सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, केवल वह क्या होती है? एक्सचेंज होती है, एक दूसरे के साथ कुछ जो है खरीद बिक्री में जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो कोई क्रिएट कर सकती है और चार्ज ना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। चार्ज ऑलरेडी जो है ना किसी ना वह ईच बॉडी में एग्जिस्ट करता ही करता है। तो कहता है कोई बॉडी यदि आइसोलेटेड हो तो उसका चार्ज खुद ब खुद ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, क्योंकि वह बॉडी इटसेल्फ ना तो चार्ज क्रिएट करेगी और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय करेगी। तो आइए इसको आप समझिए ऐसे, जैसे आप पढ़े थे ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह से एक मोस्ट फंडामेंटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल है चार्ज का। तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड बॉडी, जिस बॉडी के आसपास कोई दूसरी ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उस ऑब्जेक्ट का चार्ज खुद ब खुद ना तो घटता है ना तो बढ़ता हुआ, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only it can be transferred from one body to another, जो है ये होता है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल में, सपोज ये कोई ए जो है ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, दोनों का रिएक्शन करवाया गया और यह इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? सी एंड डी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ ए का चार्ज क्या है? क्यू ए, अब बी का चार्ज क्या है? क्यू बी, और यहाँ सी का चार्ज मेजर किया गया क्यू सी, और डी का चार्ज मेजर किया क्यू डी। तो कहता है बिफोर रिएक्शन जो टोटल चार्ज होगा, आफ्टर रिएक्शन भी वही टोटल चार्ज होगा, चाहे यह रिएक्शन केमिकल हो या जो यह फिजिकल हो, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, तो बिफोर रिएक्शन जो चार्ज होगा वही चार्ज आफ्टर रिएक्शन होगा। तो देखो टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? क्यू सी प्लस क्यू डी। मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। और फिर एक जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये भी फंडामेंटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर जो है ना आपका क्या है कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कुछ बनते हैं, तो यहाँ इस प्रॉपर्टीज को भी आप अच्छे से समझना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इजी है समझना। सबको पता है कि किसी भी बॉडी के चार्ज होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम बताना। किसी भी बॉडी के चार्ज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल क्या इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन? अब याद कीजिए बेटा, आपको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें बताए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के एटम के न्यूक्लियस में होता है, उसको बाहर निकालना मुश्किल है। मीन्स जो ट्रांसफरेबल होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है, बट चार्ज कभी नहीं ट्रांसफ़र, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो है। मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके न्यूक्लियस में होता है। तो जब भी किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो, सपोज यह बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, हमें इसको चार्ज करना होगा। तो कैसा चार्ज करना हो? यदि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना होगा तो इस बॉडी से क्या करनी होगी? बोलिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। यदि इस बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करना होगा तो बोलिए इस बॉडी से हमको क्या करना होगा? इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा।
तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होती है तो वह उस बॉडी पर किस नेचर की चार्ज अपीयर होती है, पॉजिटिव नेचर की। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बाहर से इंटर करती है उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज अपीयर होती है। तो यहाँ तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ये दोनों तो सेम होता है। इसको हम किससे जो है ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मॉड लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन के केस में यह नेगेटिव बन जाएगा और प्रोटॉन के केस में यह पॉजिटिव बन जाएगा। और इसी क्वांटिटी को कहते हैं नेचर का सबसे छोटा चार्ज। इसको किससे रिप्रेजेंट की जाती है, ई से। अब बोलो यदि इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाली जाए, तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो इस बॉडी में कितना चार्ज होगा, तो +1e। ई का वैल्यू ये न्यूमेरिकल से ये याद रखो। यदि किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो +2e चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो 3e चार्ज। 10 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो 10e चार्ज। यदि 100 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो 100e चार्ज होगा। यदि ऐड भी की जाए, यदि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो माइनस इतना चार्ज होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहे हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -2e चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन से ऐड करेंगे तो -3, -10 और -100। ऐड करेंगे तो नेगेटिव और रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव। ये आपको समझ में आता है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन डिविजिबल है? नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वह इंटीजर में होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हम 2.5 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं? कभी नहीं। क्या हम जो है 3/2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं? कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है डिविजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन लिस्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिवाइड किया जा चुका है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना डिविजिबल है, वो उसका जो है ना पार्टिकल्स जो है ना क्वार्क होता है, वो सब बाद में जाके पढ़िएगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो डिविजिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर वह इंटीजर में होगा। कहीं लिखा हो ऐसे +-5/2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रॉन्ग होगा, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं लिखा रहे ऐसा +-3.5 इलेक्ट्रॉन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह का नहीं होगा। यहाँ जो ये इंटीजर, ये जो नंबर होगा ये हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, वह जो सबसे छोटा चार्ज है नेचर का, वह ई है। ई का न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होता है, वह ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। वह ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और यहाँ n क्या है, तो n इंटीजर है। n इंटीजर है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक हो जाएगा। इंटीजर मीन्स प्लस या -1 होगा, प्लस या -2 होगा, प्लस या -3 होगा। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है। क्या ये फ्रैक्शन होगा 1/2 होगा, तो कभी नहीं। 3.5 होगा, कभी नहीं। ये जो है पाई होगा, कभी नहीं। तो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता है। और यहाँ ई जो है, ई जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मत सोचना। यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज है। इसी को कहा जाता है लिस्ट चार्ज। इसको बेटा हम क्या कहेंगे, लिस्ट चार्ज कहेंगे। ये लिस्ट चार्ज है, या इसको हम फंडामेंटल चार्ज, या इसको बेटा हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी बॉडी का, टोटल चार्ज ऑलवेज वह ये फंडामेंटल चार्ज या जो स्मॉल यूनिट होता है चार्ज का, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो आइए इसको कुछ और हम इस तरह से आपको समझाते हैं, जहां से आप इस पर नोट्स तैयार कर लीजिएगा। पढ़िए,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। ये देखो चार्ज का बेसिक यूनिट है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसको कही जा रही है, तो इस ई को कही जा रही है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ऐसे फिर अभी जो हम बता रहे थे आपको बेटा कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा Q इक्वल्स एन ई के इक्वल्स होगा, जहाँ n इंटीजर है, n का वैल्यू +-1 +-2 3 ये हो सकता है। E को हम क्या कहेंगे, E को फंडामेंटल चार्ज या इसको क्वांटम ऑफ चार्ज, या E को क्या कहेंगे, E को कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E को यहाँ क्या कहा जाएगा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है। तो अब किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा उस चार्ज का वैल्यू इतना होता है। तो आप बेटा इसका एक पहले नोट्स तैयार कर लीजिए। और आपको एक चीज़ बताते हैं, ये जो क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये R.A. मिल्कन के द्वारा देखा गया था। ये मिल्कन जो है ना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए थे, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि इस नेचर का जो लिस्ट चार्ज होता है वह लिस्ट चार्ज इतना ही है, ये है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है जो है। तो तुम पहले इसको ऐसे भी समझ सकते हो। आवेशों के क्वांटीकरण, वही क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की खोज किसके द्वारा की गई थी, R.A. मिल्कन के द्वारा, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने की थी जो है। तो चलो कुछ इस तरह से पहले इसका बेटा तुम नोट्स तैयार कर लो। एक ऐसे बॉडीज दिखा लेना और इस पर ऐसे चार्ज क्यू दिखा लेना। तो आप पहले इसका एक नोट्स बना लीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज और बच जा रहा है, 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। जल्दी से क्विकली इसका जो नोट्स बनाइए जो है। ओके, आई होप कि आप इसको जो है ना नोट कर लिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रॉपर्टीज 6 की ओर। अब देखो 6 प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसको समझना, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अच्छा बताना, तो मान लो एक कोई चार्ज पार्टिकल्स है, एक कोई पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स हो या प्रोटॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, जो भी हो। तो एक कोई जो पार्टिकल्स है जिस पर कितना चार्ज है, सपोज Q0 चार्ज है। कब, जब ये रेस्ट में था, और इसका मास कितना है, m0 मास। लेकिन जब यही पार्टिकल्स जब फास्ट मूव करने लगता हो, इसका वेलोसिटी बहुत फास्ट हो, ये किस में आ जाता हो, मोशन में। तो अब बोलो तो इस पर जो चार्ज होगा या इसका जो मास होगा, ये हो गया रेस्ट चार्ज, रेस्ट मास, ये हो गया डायनामिक चार्ज, डायनामिक मास। तो जब पार्टिकल्स मोशन में आ जाती है तो इसका चार्ज क्या बदल जाएगा, जो चार्ज रेस्ट में था बोलो तो क्या वही चार्ज होगा, कहता बिल्कुल। तो चार्ज जो होगा पार्टिकल्स के मोशन से, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, इस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। बट मास जो है सेम नहीं होगा, मास डज नॉट इक्वल्स m0। तो आगे जाके पढ़ना है, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे बेटा 12th में ही, तो वहाँ आपको बताएंगे ये जो डायनामिक मास होता है, ये रेस्ट मास डायनामिक मास में रिलेशन आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ये तुम याद रख सकते हो, 1 - v² जहाँ c क्या है बेटा, c है, ये v तो इसका वेलोसिटी हो गया, और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। तो मास जो होते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, और चार्ज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज जो है ना मास पर, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया। चलिए आप इसका भी नोट्स बना सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ इट्स स्पीड, दैट इज द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोशन। और चलो यदि नहीं लिख पाए हो तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
और एक लास्ट प्रॉपर्टीज बेटा, एक प्रॉपर्टीज और बच गया, एक प्रॉपर्टीज इसका और बच गया। देखो इस प्रॉपर्टीज को कहेंगे प्रॉपर्टीज सेवंथ जो है। तो सेवंथ प्रॉपर्टीज क्या कहती है, यदि कोई चार्ज रेस्ट में है, विराम में है, तो रेस्ट में चार्ज होगा तो वह ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि यही चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, यही चार्ज क्या हो जाए, यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अनचेंज्ड हो, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही हो, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो वह चार्ज दो तरह के फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करता है। मीन्स यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस जो होती है वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ जो है ना प्रोड्यूस करती है। बट कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज हो, मान लो ये कोई चार्ज है, वह एक्सेलरेट हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेटेड चार्ज हो, एक्सेलरेटेड मोशन में यदि कोई चार्ज पार्टिकल्स हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करती है। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया। चार्ज रेस्ट में होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्ज जो है ना यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना। और चार्ज यदि क्या हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो, वेलोसिटी इंक्रीज करता हो या पाथ ऑफ मोशन चेंज होता हो, वैसे केस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यह एनर्जी भी रेडिएट करती है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो आप हम रुकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स बना लो बेटा, एकदम फिगर वगैरह सब इसी तरह से दिखा लो। जो है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ई, a moving charge produces both electric field E and magnetic field B, while an accelerated charge produces E and B and also radiates energy। जो है तो ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज का। आई होप कि आपको बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह समझते हैं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर बेटा आज क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा चार्ज और मास का कंपैरिजन है, ये भी समझ लो। देखो हम जानते हैं चार्ज का यूनिट कूलम होता है, मास का यूनिट केजी होता है। चार्ज का यूनिट जो है स्टेट कूलम होता है, तो मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशन में जो रोल मास का है, मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, सेम रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मासेस के बीच कौन से फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, जबकि चार्ज के बीच कौन से फोर्स होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो आइए चार्ज और मास के बीच हम कंपैरिजन के लिए कुछ टेबुलर फॉर्म लेते हैं और इसको तुम इस तरह से जो है समझ सकते हो या याद रख सकते हो कुछ इस तरह से। देखो एक साइड चार्ज दिख रहा है, एक साइड बेटा आपको दिख रहा है चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, और राइट साइड ये क्या है, मास है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्स्ट देखो, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जबकि मास क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज अभी पढ़े रेस्ट में रहेगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों इफेक्ट। लेकिन चार्ज क्या होता है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगती है, सॉरी मास के बीच ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगती है। तो इसलिए हम कहेंगे मासेस ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जबकि चार्जेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्लियर है। अब देखो इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास है ही नहीं जो है। और क्या है, अभी पढ़े थे, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा, बट इट कैन बी एग्जिस्ट, मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज का हो सकता है, बट चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट बेटा देखना समझना,
इट इज इनवेरिएंट, चार्ज जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, मोशन के कारण चार्ज का वैल्यू नहीं बदलता है। बट मास इज वेरिएंट, मास वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी यदि कोई जो है ना पार्टिकल्स फास्ट मूविंग हो तो उसका मास इंक्रीज करने लगता है, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसको समझना जो है, ये अभी आपको हम समझाए थे। और यह किस तरह से जो है ना चेंज होती है, तो अभी बताए थे जो डायनामिक मास होती है, डायनामिक मास क्या होती है, रेस्ट मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो लास्ट, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज जो है कंजर्व होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज का एक लिस्ट जो है ना वैल्यू डिफाइन होता है, जिसको क्वांटम ऑफ चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होता है, मास ना तो कंजर्व होता है ना ही मास क्वांटाइज्ड होता है। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन जो है चार्ज और मास के बीच का ये समझ में आया। आप बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खूब अच्छे से जो है लिख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए, और यहाँ तक यदि आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो हम लोग चलें आगे बढ़ें, और इस पर कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें। इस पर बेटा एक एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, जो बोर्ड पर सामने दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसका बेटा ये ऑप्शन रहा, आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर जवाब देना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए जल्दी से बेटा। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। देखो यहाँ क्या कहा जाता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो होता है Na। हम कुछ हिंट्स कर रहे हैं, जहाँ n को क्या होना है, हमेशा इंटीजर मीन्स 4, 5, 3, 2 ये होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम चेक कैसे करेंगे, तो n का वैल्यू निकालेंगे। तो n इक्वल्स बोलो क्या, Q/E होगा ना। इस फार्मूला से n इक्वल्स क्या लिखा जाएगा, Q/E। अब यहाँ E का वैल्यू तो आपको पता है बेटा क्या होता है, E का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बोलो यहाँ Q का वैल्यू यदि हम A वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो A वाला वैल्यू देखो उसमें पुट करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻14, 4.8 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10⁵ ये आएगा, जो क्या है इंटीजर है। तो ये क्या होगा, पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल है। हम इसको रखेंगे तो ये भी जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, और ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। बट इसको यदि रखा जाए बेटा, यहाँ मिस्टेक है शायद, ये क्या होना चाहिए था ना, ये 19 होना चाहिए। देख लेना, इसको कर लेना, ये सब पर ये 19 है, ये क्या है, सब पर 19 है, ऐसा कर लेना है आपको। यहाँ 14 ना लिख करके आप 19 लिखिए, मिसप्रिंट है जो है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितने, 3 टाइम्स, 3 क्या है, इंटीजर है। बट देखो तो बेटा इसको रखेंगे तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये A में आएगा जो है n का वैल्यू 3, B में आएगा क्या, n का वैल्यू बोलो तो, B वाला पार्ट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा n का वैल्यू। और C में क्या आएगा, और D में तो क्या आ जाएगा, D में आएगा 2। बट C में रखेंगे तो 1.6 से यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये होगा 55/16। ये नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होगा, मीन्स ये वाला जो चार्ज है ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, यह रियल चार्ज नहीं है।
तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यही न पूछा गया विच एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द चार्ज ऑफ अ बॉडी। नहीं, यहाँ 2 बार लिखा गया, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, चार्ज ऑफ अ बॉडी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन सी होगा। क्या बोलो, समझ में आया? आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन पूछें आपसे। यदि ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन का जवाब फिर से देना बेटा। एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर फिर से। व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन 1 मिनट थ्रू अ कंडक्टर दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट। चलिए इसका मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ बेटा। ये इतना, फिर बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है। जल्दी से बेटा क्विकली करो, पहले आपको सोचना है, पहले आपको सोचना है और बताना है। जल्दी से बताइए कौन से ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बताना बेटा इसका ऑप्शन। तुम लोग खुद से पहले कोशिश करो, बनाओ। ज़्यादा हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। चलिए, यदि आप प्रयास कर चुके, आपसे बन गया, तो एक बार मेरे साथ देख लेना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या कहता है, व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ 1 मिनट थ्रू अ कंडक्टर दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट। मीन्स कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग वायर है। सपोज ये कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो इससे जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? गिवन आई इक्वल्स कितना दिया गया है? तो ये 1 एम्पियर है। देखो करंट कितना है? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर से। तब कहता है 1 मिनट में, यहाँ टाइम दिया गया, टाइम क्या है? 1 मिनट। 1 मिनट इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड। क्यों बदलेंगे? क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। तो कहता है 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट होगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है किसी सॉलिड कंडक्टर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यदि इस कंडक्टर से, इस वायर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो इसमें पूछा जा रहा है 1 मिनट में इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से पर मिनट कितना इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया, यहाँ मीन्स n का वैल्यू पूछा गया। ये अब बताओ कैसे बनेगा। कुछ नहीं, अब आ जाइए, आपके पास ये फार्मूला है, आप ये पढ़ चुके हो। Q इक्वल्स क्या होता है? NE होता है ये। और तुम पढ़ चुके हो क्या? I इक्वल्स होता है क्या? I इक्वल्स Q अपॉन T, या पीछे हम इंट्रोडक्शन में बताए भी थे Q इक्वल्स क्या होगा? I इंटू T हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या माने थे? इसको Q इक्वल्स क्या होता है? NE। तो यहाँ Q को रिप्लेस कर लो NE से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? I इंटू टी हो जाएगा। होगा कि नहीं? निकालना क्या है बेटा? N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से N के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? I इंटू टी अपॉन E। अब बोलो, I का वैल्यू पता है 1, T का वैल्यू 60 और E का भी वैल्यू पता है। E का वैल्यू तो आपको पता है, E इक्वल्स क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ना। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। 1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको तुम बेटा सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बेटा? तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। यहाँ से पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा? 10/16 इंटू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 10⁻19। अब देखो 60 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या होगा? 600 डिवाइडेड बाय 16।
इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा 19, या एक जो है 0 इधर ले लीजिए तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 20। अब 16 से 60 को डिवाइड करो, 16 से 60 को जो है ना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 3 जा 16 3 जा 64 जा 64 होता है, 16 3 जा तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 20। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा बेटा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी होगा। जल्दी देखो क्या कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है बेटा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप जो है नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है ना बटन को भी टच कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से आप समझिए इसको, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आता हूं। इस क्वेश्चन का 1 मिनट छोड़ दीजिए, आज ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा बेटा। आज के क्लास में मैं समझाया, फिर से आपको जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज पर बेस्ड जो है कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। तो आज की क्लास को यहीं रहने देता हूँ। आपको जो है यदि फिजिक्स बेसिक से सीखना हो, मास्टरिंग द फंडामेंटल ऑफ जो है क्लास 12 फिजिक्स करना हो, आपको जेई की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनडीए करना है, आपको सीडीएस करना है, या और भी आपको नर्सिंग सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। आप जो है ना इस पर रेगुलर जो है वीडियो पा सकते हैं। ये एक सीरीज है, आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर देखो। बहुत ही सरल तरीके से इजी वे में फिजिक्स को समझाया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो। ओके बाय।